मैं सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हूँ। जी सर। मेरा राजनीति में रुचि बचपन से थी। जी सर। हर काम ऐसा करो कि पहचान बने, हर कदम ऐसा चलो कि वो निशान बने। जिंदगी तो सभी जीती है, हम ऐसी ही है, वो बेमिसाल है। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी एक प्रमुख भारतीय राजनेता है जो मध्य प्रदेश राज्य से ताल्लुक रखते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य हैं और ग्वालियर क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए हैं। उनका कार्यकाल विभिन्न मंत्रालयों में रहा है और वे वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। इसके अलावा वे पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे ग्वालियर और आसपास के इलाकों में विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया और इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सर थोड़ा-सा आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है सर, लेकिन और लोग आपको नहीं जान पाते, तो थोड़ा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। जी। मैं सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हूँ। जी सर। मैं इस माटी का अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने मित्र मंडली का मैं आभारी हूँ कि उन सबके कुशल मार्गदर्शन में आज यहाँ तक की यात्रा हुई है। जी। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सर आपने राजनीति में कदम कब और क्यों रखा? और इस क्षेत्र में आपका व्यक्तिगत सफर कैसा रहा सर? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि मेरा राजनीति में रुचि बचपन से थी। जी सर। मेरा जन्म नावली ग्राम, तहसील अंबा, जिला मुरैना में हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं हुआ करती थी। बचपन में ही उनको देखते थे, मन में ये प्रश्न खड़ा होता था, इन समस्याओं का हल क्या होगा। और आप ये देखिएगा कि समस्याओं का हल एक जन सहयोग के साथ साथ आवश्यक है सरकारी तंत्र का सहयोग। तो वो जो मन में एक जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा धीरे धीरे पनपती रही। छात्र राजनीति में मेरे पिताजी जिला रोजगार अधिकारी थे, उनका स्थानांतरण ग्वालियर में होके आया। हम ग्वालियर आए। ग्वालियर में जेसी मिल, शिवको स्टील फाउंड्री, ग्रेशियम, ये बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। तो जेसी मिल के हम लोगों ने जब प्रवेश ग्वालियर में किया तो बंद की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, लेआउट वगैरह लगना शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने एक जन कल्याण समिति का गठन किया और उसके माध्यम से ग्वालियर की सीवर सफाई, नाली सफाई, सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाना। जेसी मिल की लाइनों में उस समय नगर निगम सफाई नहीं करता था, तो जन कल्याण समिति के माध्यम से हम लोग अपने अपने सब सहपाठी मेरे जन कल्याण के रहते थे, हम सब लोग मिलकर के उन जेसी मिल की लाइनों में कचरा इकट्ठा होता था, उसको सरों पर रखकर ट्रॉली में डालकर बाहर फेंक कर आते थे। ये यात्रा शुरुआत रही। कई उतराव चढ़ाव राजनीति में आए, परंतु मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि राजनीति अगर समाज सेवा का माध्यम, राजनीति को सिर्फ समाज सेवा का माध्यम बनाओगे तो आप अपने जीवन में संतुष्टि पाओगे, जी। मन को अच्छा लगेगा और आपकी एक राजनीतिक इमेज भी होगी। जी। और इस सेवक ने
राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बनाया है। मैं कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में माननीय रमाशंकर सिंह जी और माननीय तारा सिंह योगी जी का भी मुझे बीच बीच में आशीर्वाद रहा है, पर मैंने माननीय कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में राजनीतिक शुरुआत की। वो एक राजनीति के मेरे लिए प्रतिबिंब हैं, जिन्होंने राजनीति सिद्धांतों पे की है। जी सर, राजनीति में आने से पहले आपके जीवन में कौन से अनुभव थे और आज की जो आपकी कार्यशैली है उसमें वो कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, मैं राजनीति में आया तो मैंने कहा था कि मेरा जन्म गांव में हुआ था। जी। मेरी दादी पहले गांव में बच्चे लोग दादी पे बुआ पे के साथ खेलते थे। माँ अपने घर, मेरी माँ घरेलू थी जी। तो अपना काम कर रही थी। मैं माँ अपनी दादी के पास खेलता था। दादी मुझे बचपन में एक कहानी जरूर सुनाती थी, बहुत गौर से मुझे याद है कि बेटा, उसका सारांश कहानी का था, हमेशा दिन में एक काम ऐसा करना कि दुआ मिले, कभी ऐसा काम मत करना कि बद्दुआ मिले। दुआ मिले। वो कहानी मेरे को आज तक इस सफर यहाँ तक तय करने में बड़ी सहायक रही है। मेरी कोशिश होती है कि हर दिन, हर समय, हर पल, हर क्षण मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे किसी को कष्ट हो जी। और लोगों का आशीर्वाद मिले, दुआ मिले। आज एक साधारण परिवार से मैं हूं। इस परिवार को लोगों की दुआ और आशीर्वाद से आज ये सेवा करने का अवसर मिला है। सर, क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रेरणा स्रोत है जो आपके कार्य को प्रेरित करने में आपकी मदद करता है? निश्चित रूप से जी। मेरे गुरु दशरथदास महाराज और मेरे पिता, मेरे बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह तोमर, मेरे पिता श्री हाकिम सिंह तोमर, ये लोग दोनों व्यक्तित्व ने मुझे राजनीति को सिद्धांतों पे करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। हमेशा कहा है कि अपने जीवन को जब आप राजनीति में आ गए हैं तो फिर अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर लोगों के दुख को ही अपनी सुख सुविधा समझो, उनके कष्ट के समय उनके साथ खड़ा हो। ऐसी प्रेरणा उन लोगों से मिली जिससे मैं आज यहाँ हूँ। सर, आपके भाई के साथ आपके रिश्ते में क्या ऐसे मूल्य और सिद्धांत है जिन्हें आप राजनीतिक जीवन में हमेशा अपनाते आए हैं? देखिए, निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई एक कुशल संगठक थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे जी। 3 बार पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रहे। वो हमेशा मुझसे बड़े थे, 3-3.5 साल। हमेशा वो त्याग और बलिदान की मूर्ति भी थे। उन्होंने अपने भाई की खुशी के लिए हमेशा अपने आप को पीछे रखा। हमेशा मेरे को कैसे मेरी काम करने की क्षमता में वृद्धि हो, वो मुझे दिशा निर्देश देते थे, दिशा दिखाते थे और उसको कैसे एग्जीक्यूट की जाए उसके निर्देश देते जी। और उन्होंने हमेशा मूल्यों पर राजनीति करने के लिए मुझे प्रेरित किया और उनका यही चीज मेरे लिए हमेशा जीवन में बनी रहेगी। सर, आपके भाई के स्वर्गवास के बाद उनके साथ बिताए गए अनुभव से आपकी कौन सी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली जो आप हमेशा याद रखेंगे? एक तो मुझे हमेशा याद रहेगी कि अगर मैं कोई गलत काम करता था जी। तो प्रद्युम्न को सार्वजनिक रूप से डांटना उनकी आदत थी और वो मुझे कमी हमेशा करेगी।
वो रिश्ता हमेशा खलेंगी कि अब कोई डांटने वाला नहीं। जी सर, उनके स्वर्गवास के बाद आपने कुछ ऐसे संकल्प लिए? निश्चित रूप से मेरी ये कोशिश है, हम सबकी, मेरी नहीं, जितना ईश्वर कराएगा हम तो कर उसके ने कि गुड़िया गुड्डा गुड़िया है, जितना वो हमें चलाएगा, कि एक तो हम तत्काल साल भर का हमारा एक संकल्प है कि नशा मुक्ति और स्वच्छता के लिए जी प्रतिदिन मैं 7 बजे अपने टोली के साथ बैठता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ और लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस नशा मुक्ति में और इसकी सफाई स्वच्छता के लिए हम काम करें। जी और उस तरफ हम बढ़ गए हैं और चल दिए हैं, और मुझे विश्वास है कि एक दिन हम कामयाब होंगे। सर, अभी हाल में ही आपको पांडुर्ना जिले के का प्रभार आपको दिया गया है, तो सर इस जिले के विकास को लेकर आपकी क्या प्रमुख योजनाएं हैं सर? निश्चित रूप से मैं अभी एक बार ही पांडुर्ना गया हूँ, जी पर मैं गया हूँ तो आपको याद होगा, पता जी। होगा कि मैं मध्यरात्रि पहुंचा। मध्य रात्रि स्वास्थ्य सेवाएं मेरी प्राथमिकता है जी कि सरकार की योजना का सही लाभ मिले। वहां के अस्पताल का निरीक्षण किया, जी वहां के बिजली व्यवस्था के लिए पावर स्टेशन देखे। अगले दौर में मैं पढ़ना आ रहा हूँ, जी वहां के स्वच्छता, शिक्षा का, ये सरकारी स्कूल है उनका, और हमारे सिविल अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है उनका गति मिले और अच्छे हैं और अच्छे बदल जाए, ये कोशिश होगी। और वह पाटना निवासियों से इस सहयोग की अपील भी करता हूँ। सर, जैसे कि आप आधी रात को कोई भी हॉस्पिटल में निरीक्षण करने चले जाते थे, वैसे ही हमारे क्षेत्र में पहले रेवनाथ जी चोरे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब करते थे, और आप ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं। तो सर ये जो आपका जो रात भर आप जाते हो एकदम निरीक्षण करते हो, तो सर इससे बहुत ज्यादा सुधार आया है और बहुत अच्छा संदेश गया है। तो सर कभी कुछ ऐसा हुआ कि रात के समय निरीक्षण में कुछ आपको कुछ ऐसे तथ्य मिले जो दिन के समय न मिल पाए? नहीं, निश्चित रूप से जिस अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जी जिसे इलाज की जरूरत है और रात में पता बड़ा डॉक्टर सो रहा है, ड्यूटी है ना, सिक्योरिटी है। ऐसे लोगों को इसी सतर्कता से जग रहे हैं, वो उपलब्ध हो रहे हैं, उन लोगों को इलाज मिल रहा है। ये सबसे बड़ा जो मुझे मिला, जो जी ये मिला। जी वाह। तो सर सिविल हॉस्पिटल अजीरा पहले कैसे था और आपके लिए गए संकल्प द्वारा उसकी सूरत और सीरत सर बदल गई, और आज वह उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और आज वो किस श्रेणी में सर आता है? देखो, मेरा ये कहना है कि सिविल हॉस्पिटल मैंने अकेले ने नहीं, हम सब ने, और हमारी माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, इन सबके सहयोग से आज हमारा ग्वालियर का सिविल अस्पताल स्वच्छता में, कायाकल्प में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। आप ये देखेंगे कि वहाँ आईसीयू है जी जो मध्य प्रदेश के सिविल अस्पतालों में नहीं होता है। वहां पे सिटी स्कैन मशीन है, 24 घंटे ब्लड की जांच होती है, पैथोलॉजी भी है हमारी, और जिसमें एक समय 100 मरीज पर डे नहीं जाते थे, आज वहां 1500 मरीज पर डे जा रहे हैं। जी ये परिवर्तन सिविल अस्पताल ग्वालियर में आया है। वहां के डॉक्टरों की टीम को, सरकार को और जन सहयोग के सभी सम्मानित साथियों को मेरा प्रणाम। जी सर, जैसे कि आपके ग्वालियर विधानसभा है, तो आप निरंतर उस विकास में आप अपना 100% उसमें दे रहे, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सर अभी तक क्या क्या विकास हुआ है? आप ये देखिए, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड यातायात के लिए जो बन के तैयार है, आज ही मैंने निरीक्षण किया है। जी सिविल हॉस्पिटल, 2 सीएम राय स्कूल, एक स्मार्ट स्कूल, पार्क, खेल मैदान,
गंदे पानी से निजात, तमाम चीजें ग्वालियर को मिली हैं, जिससे ग्वालियर बदल रहा है। भविष्य में सर क्या योजना है और सर ग्वालियर को लेकर? ग्वालियर पुनः अपना औद्योगिक स्वरूप प्राप्त करे, जेसीबी के मजदूरों का हक मिले, ये काम अभी करना और शेष है। सर कभी ऐसा समय आया है जब आपके व्यक्तिगत जीवन और काम के काम के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया और आपने इसे कैसे संभाला? निश्चित रूप से अभी तत्काल मेरे ब्रदर मेरे बीच से गए, विचलित था, परंतु बड़े भाई पिताजी हमेशा ये कहते थे कि जय विधि राखे राम तई विधि रहिए, प्रेम से सीताराम सीताराम कहिए। वो जिस विधि से हमको रखना चाहता है, हम उससे ऊपर नहीं है, इसलिए उसी बात रहना है, उसी में हमें खुश रहना है, और जो उसने अवसर दिया है हमें, उस अवसर का लाभ उठाना है, और लाभ उठा करके जो कर सकते हैं करो। और जिन्होंने कुछ किया है, त्याग बलिदान किया है, उन्हीं का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। बाकी तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो हर काम ऐसा करो कि पहचान बने, हर कदम ऐसा चलो कि वो निशान बने। जिंदगी तो सभी जीती है, हम ऐसी है तो बेमिसाल। बढ़िया सर। शिक्षा के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आज ग्वालियर तेजी के साथ बदल रहा है। जी, मैंने कहा कि दो सीएम राइज। आज सरकारी क्षेत्र में भी, प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति लगातार बदल रही है, और एक दिन ग्वालियर शहर प्रदेश में एक शिक्षा के क्षेत्र में और अपनी पहचान स्थापित करें। सर आपकी नजर में पांढुर्णा जैसे जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती क्या सर आई आपको? चुनौती नहीं है, हमको उसको वहां के लोगों को जागरूक करके, लोगों को वहां प्रेरित करके, जो स्वास्थ्य सेवा है वो ठीक से चले, लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने कर्तव्यों का जो कर्तव्य है, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी का पालन करें, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का हल है। और हम निश्चित रूप से पांढुर्णा जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सर जैसे कि मैं भी आपके बंगले पे आया था तो मुझे पता चला कि आपके पीछे गौशाला है। तो सर जैसे कि आपको पता है आज के डेट में जो निराश्रित गौ माताएं है वो रोड पर हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो सर आपके अनुसार गौ माता की रक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे समाज और पर्यावरण के लिए? देखिए, गौशाला और गौ माता हमारे लिए जी उसके कई लाभ हैं, मैं विस्तृत नहीं जाऊंगा, उसको प्रणाम करें जी। और हमारा कहना है कि अगर हम एक एक गौ माता का अपने घर में पालन पोषण करें, अपनी जवाबदारी ले, तो इसके अनेक लाभ हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जहाँ गौ माता होती है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी प्राण एनर्जी। जी। और सर एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे स्पेशली सर युवाओं के लिए? युवाओं से मैं ये अनुरोध कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमको एक ही सपना हो कि भारत नशा मुक्त हो, भारत अपना जी, स्वच्छ हो भारत अपना। उसमें हम अच्छे से अपने माँ बाप का, आने वाली पीढ़ी का की तस्वीर अच्छी दिखाई दे, साफ दिखाई दे, क्लीन दिखाई दे, ये प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी बातें